Hello friends, this is Surya Baniwal and today I am going to discuss a topic Constitution and its features. So before we begin with the topic, first let's know what do we mean by Constitution. The term constitution is derived from a Latin word constitutio, which means to be established. It is the basic document of the state. It is the body of fundamental principles according to which a state or a political body is constituted or governed. It includes the fundamental rights and duties of the citizens. So, कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है वो एक लेटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव से डिराइव हुई है जिसका मतलब है टू एस्टैब्लिश मीन्स इस्टेब्लिश करना कुछ प्रिंसिपल्स कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज़ गोइंग टू बी गवर्नड बाय द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है स्टेट के जिसमें हमारी गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, वो गवर्न कैसे करेगी, हमारे लिए कैसे काम करेगी, हमारे सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, हमारी ड्यूटीज़ क्या होंगी, एवरीथिंग इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So now, in simple words, we can say that Constitution is the fundamental and supreme law of the state. So simple words में हम कह सकते हैं कि Constitution जो है वो एक fundamental और supreme law of the state है. Supreme law है यहाँ पे क्यों mention किया गया है क्योंकि supreme law कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर होता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट भी बनाई जाती है, हमारे राइट्स हमारी ड्यूटीज़ एवरीथिंग जो है वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है. सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो वेरियस जूरिस्ट ने दी हैं. सो फर्स्ट ऑस्टिन सेज कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट. ऑस्टिन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स करता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी. और in words of Aristotle, constitution is the way in which citizens who are the component part of the state are arranged in relation to one another. So ये यहाँ पे एरिस्टोटल की डेफिनेशन दी गई है. इसके बाद हम कुछ मेजर फैक्ट्स देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है. इसमें बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days का जो है टाइम लगा है. ये कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज अडॉप्टेड और एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. Total number of articles, there are 448 articles in now in constitution, but initially there were 395 articles when the constitution was made. Now these are divided in 25 parts. Initially there were 22 parts as I have mentioned here. Schedules, there are 12 schedules in our constitution, and there are up to 104 amendments up to 25 जनवरी 2020. मतलब 25 जनवरी 2020 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं. सो इसके बाद यहाँ कुछ स्लाइड फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इट इज़ रिटर्न एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब कि जैसे हम सब ने बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे लेंथी है, मीन्स सबसे बड़ा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीथिंग जो है स्टेट के बारे में, सिटीजन्स के बारे में, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के बारे में, एवरीथिंग जैसे भी जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रिएम्बल है जिसे की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से फ़िलॉसफी बताती है. So there are 448 articles as I told you earlier, which are divided in 25 parts and with 12 schedules with 104 amendments. So second features is drawn from various sources. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने काफ़ी सारे सोर्सेज से लिया है. जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रैंसैकिंग ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. मीन्स हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया और उसमें जो बेस्ट चीज़ थी जो इंडिया में अप्लाई हो सकती थी, जो हमारे लिए अच्छी थी, वो उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं. सो और एंड
the large part of our constitution is taken from Government of India Act 1935. Next feature is preamble. So preamble of the constitution is a well drafted document. It is the philosophy of our constitution. It declares India to be socialist, secular, sovereign, democratic and republic. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो इंडिया को सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर करती है. सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं नेशन के वो लोगों में इक्वली डिवाइड होंगे, सबको उन पर सबका उन पर राइट होगा. सेक्युलर मीन्स स्टेट का कोई नेशन नहीं हो, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, मतलब किसी एक रिलीजन को स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी. मीन्स जैसे कि हम ले सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, नेपाल इज़ अ हिंदू कंट्री, बट इंडिया जो है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और हमारे इंडिया को अनेकता में एकता का प्रतीक भी माना जाता है. नेक्स्ट वन इज़ सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकती. इस पर डिसीज़न लेने का जो राइट है वो सिर्फ हमारा है. हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर डिसीजंस ले सकती है. आफ्टर द डेमोक्रेटिक का मतलब है प्रजातांत्रिक का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को अपने वोट के थ्रू अपने आप चुनते हैं. And the next one is republic means the head of the constitution, head of the nation is our president. After that the next one is mixture of federalism and unitarianism. फेडरलिज्म क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा. तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर्स हैं और लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड हैं. यूनिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है और जो सभी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में हैं. तो अब हम देखते हैं. फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द फैक्ट दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, but it acquires the unitary character during the time of emergency. It also said that Indian constitution is quasi-federal. मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स को स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड करता है. जैसा कि हम जानते हैं कि 3 लिस्ट हैं हमारी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर जो है रूल्स लॉज बनाने का जो राइट है वो सेंटर के पास है. कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं और जो स्टेट लिस्ट है उस पर कोई भी लॉ बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. आफ्टर दैट जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमें पता है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो पावर्स हैं वो सारी प्रेसिडेंट के हाथों में चली जाती हैं. और अगर कहीं किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल हम हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, अगर हरियाणा में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस टाइम पे क्या है, जो सारी पावर्स हैं, जो हमारी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी गवर्नर के हाथों में उस टाइम पे चली जाती हैं. इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल भी कहा जाता है. मीन्स क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल स्टेट होते हैं, उनकी जैसा. मीन्स पूरी तरह से फेडरलिज्म को यहाँ नहीं अपनाया गया है. फेडरल एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम जो है वो इंडिया में अप्लाई होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. सो Indian constitution is neither too much rigid nor too much flexible. The ordinary laws can be amended by the legislature easily, while the process of amending the fundamental laws is difficult. The constitution itself defines the procedure of amendment under आर्टिकल 368. मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. जैसे कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिजिड है. मीन्स उसको अगर हम अमेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी की जो है रिक्वायरमेंट है. लेकिन जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ टू मच ऑफ फ्लेक्सिबल, बिकॉज वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पर जो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है. सो पार्लियामेंट जो है अपने डिसीजंस ले सकती है. लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हमें कोई ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है. हम
इजीली अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। बट अगर हमें किसी फंडामेंटल लॉ मीन्स जो कि जैसे कि हमें अगर फंडामेंटल राइट्स हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसमें हमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो हमें एक तरह से स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर वो आर्टिकल 368 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट फीचर इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यों का संघ। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करता है, मीन्स जो भारत है वो एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में ये चीज़ हमारी मेंशन की गई है। द नेक्स्ट फीचर इज़ fundamental rights. It is one of the most important feature of Indian constitution. Fundamental rights are given in part 3 from article 12 to 35 of the constitution. It guarantees and grants fundamental rights to its citizens. There are 6 fundamental rights. इसका मतलब क्या है? ग्रांट्स एंड गारंटीज़। ग्रांट्स का मतलब है कि वो हमें प्रोवाइड करता है, एंड गारंटीज़ मीन्स वो उसे प्रोटेक्ट भी करता है। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना हमें सिर्फ राइट्स देता है बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। जैसा कि आर्टिकल 32 विच इज़ mentioning about constitutional remedies, according to which if any of our fundamental right is violated, then we can directly approach to Supreme Court. मतलब अगर स्टेट या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हमारा कोई भी राइट वोलेट करता है, फंडामेंटल राइट वोलेट करता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता था, बट द राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से अबॉलिश कर दिया गया है, उसे अब लीगल राइट माना जाता है। The next one is fundamental duties. Fundamental duties are moral obligation on the citizens of a state. It is concept borrowed from USSR. It is given in part 4A. Sorry, I haven't mentioned there. I forgot to mention it is part 4A. Under Article 15(1)(a) of Indian Constitution, there are 11 fundamental duties. मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? एक तरह से सिटीजन्स पर मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें स्टेट की टुवार्ड्स हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होती हैं वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ये जो कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो हमने यूएसएसआर से बोरो किया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में अंडर आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। इनिशियली जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बट द 11th was also included in that by an amendment. After that, directive principles of the state. Directive principles are instruction to the state for securing socio-economic developmental objectives to the state. It is given in part 4 of Indian Constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं कि वो अपने सिटीज़न वो एज अ वेलफेयर स्टेट वर्क करें और अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट के लिए सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो उन्हें प्रोवाइड करें। After the parliamentary system, the Constitution of India provides for the parliamentary system of government at the center as well as in every state of the union. President is the head of the state with nominal powers, and parliament has two houses, upper house that is Rajya Sabha and lower house that is Lok Sabha. Means Indian Constitution जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करता है। हमें पता है कि जैसे स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल पर हमारे अपर हाउस दैट इज़ राज्यसभा एंड लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा आर वर्किंग, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है विद नॉमिनल पावर्स। नॉमिनल पावर्स मीन्स द पावर ऑल द वर्क, जितना भी काम है वो सारा प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है, बट द रियल पावर्स आर इन द हैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which is headed by prime ministers. So the next one is यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी मेन और वुमेन हु आर अबव द एज ऑफ 18 हैव द वोटिंग राइट।
मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम सबको जो है वोटिंग राइट प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपने लीडर्स, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट करते हैं या स्टेट लेवल पर विधानसभा में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट कर सकें. So every person who is above the 18 of age have the voting right. The next one is independent judiciary. The constitution makes judiciary truly independent. It is free from the control of legislature as well as from executive. इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन जुडिशरी है वो फ्री है, मतलब उस पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी कंट्रोल नहीं है. क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो भी उनके एक्शंस होते हैं, जो वो लॉज बनाते हैं या जो भी काम करती हैं, उन्हें चेक करती है. तो अगर उस पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा तो वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगी, वो बायस हो जाएगी या अंडर प्रेशर वर्क करेगी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पर कोई कंट्रोल नहीं है. The next one is single citizenship. Unlike American Constitution, Indian Constitution provides single citizenship to its citizens. All are entitled to equal rights, freedom and protection of the law. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल सिटीज़नशिप के बारे में बात करता है. मीन्स हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन हरियाणा में रहता है और तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ड्यूअल सिटीज़नशिप मतलब हरियाणा की भी सिटीज़नशिप मिलेगी और पूरे इंडिया की भी सिटीज़नशिप मिलेगी. इसका मतलब यही, सिंगल सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि वो इंडियन सिटीज़न है, चाहे वो इंडियन टेरिटरी विद इन इंडियन टेरिटरी कहीं पर भी रह रहा हो. द नेक्स्ट वन इज़ जुडिशियल रिव्यू. The Constitution gives power of judicial review to the judiciary. It has power to check whether the laws made by legislature and the acts of the executive are in conformity with the Constitution or not. And if it's found it ultra virus, then it can declare it void. अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है ये एक जुडिशरी की पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को देता है, जिसके अकॉर्डिंग जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लॉ मेकिंग एक्शन और कैसे वो एनफोर्स करते हैं, कैसे वर्क करती हैं, उन सबको वो चेक कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को, तो ऐसे केस में जो जुडिशरी है वो अपनी इस जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू उसे चेक कर सकती है और उसे ये फाउंड करती है वो कि ये सचमुच जो है इसके अगेंस्ट है, तो वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. The next one is Constitution is supreme. No organ of the state, either parliament, executive or judiciary is supreme, but it is the Constitution which is supreme. इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स द पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमें क्या पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है. So now thank you so much. This is my first lecture. I hope you will all like this. So please like, share and subscribe. Thank you so much. And if you have any questions, then you can free to ask.